जय हिंद, नमस्कार आप सभी साथियों को। एनसीईआरटी सीरीज़ में हम आज क्लास 6 चैप्टर 2 भोजन के घटक चैप्टर पढ़ेंगे। आप सभी मेरे पहले वीडियो चैप्टर 1 को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिए हैं और आगे भी देते रहें। ऐसे ही हम एनसीईआरटी सीरीज़ लेकर आएंगे जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर एक चैप्टर हम ऐसे ही पढ़ाएंगे क्लास 6 to 12 तक। आप मेरे वीडियो जारी रखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी बताएं जिसमें हम आगे सुधार कर सकें। आइए हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं, भोजन का घटक। अध्ययन 1 में हम उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। भारत के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले विभिन्न व्यंजनों के बारे में भी हमने बताया था तथा इन्हें मानचित्र में अंकित किया था। एक प्रकार के भोजन में चपाती, दाल और बैंगन का भारत हो सकता है तो दूसरे में चावल, सांभर तथा भिंडी हो सकती है। इसके अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम, मछली तथा सब्जियां हो सकती है। अलग अलग राज्यों की अलग अलग भोजन के बारे में बताया गया है। क्रियाकलाप 1, आमतौर पर हमारे आहार में अन्न से बना कम से कम एक व्यंजन होता है। दूसरा, खाद्य पदार्थों में दाल या मांस का कोई व्यंजन तथा सब्जी हो सकती है। खाद्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया जा रहा है। इसमें दही, मट्ठा तथा अचार भी शामिल है। हो सकता है इस तरह के आहार के कुछ उदाहरण सारणी 2.1 में दिए गए हैं। अध्ययन 1 में प्रस्तावित क्रियाकलाप 2 में आपके द्वारा सारणी में दर्शाए गए व्यंजन छांटिए। इस सूची में कुछ व्यंजन जोड़िए तथा सारणी 2.1 में दर्शाई गई विधि से पूरा कीजिए। अभी तक आपको कुछ ऐसा नहीं मिला है जिससे जो एग्जाम में पूछने लायक है। कभी कभी हम अपने भोजन में वस्तुतः इन सभी व्यंजनों को नहीं ले पाते हैं। यदि हम यात्रा में हो तब हम वही खा लेते हैं जो रास्ते में उपलब्ध हो। हमसे कुछ लोगों के लिए यह संभव नहीं हो पाता कि इस तरह के विविध व्यंजन हर समय खा सकें। आहार में विभिन्न पदार्थों की तरह के वितरण का कोई आधार होना चाहिए। क्या हमारे शरीर को विशेष प्रयोजन के लिए विभिन्न प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या होता है हम जानेंगे। हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है जो हमें पादप या जंतुओं से मिलते हैं। इस कच्ची सामग्री के संघटक क्या हैं? इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। देखिए, पोषक कहते हैं हमारे भोजन में मुख्य पोषक। देखिए, हमारे भोजन में क्या क्या पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल हैं जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। क्या हम सभी खाद्य पदार्थ में ये सभी पोषक उपलब्ध होते हैं? कुछ उदाहरण विधियां से हम जान सकते हैं। कच्चा सामग्री या पके हुए भोजन में कौन सा एक या अधिक पोषक उपस्थित है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण अन्य पोषकों में परीक्षण की अपेक्षा सरल है। इसमें बताया जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के परीक्षण हम कैसे करेंगे। हम इन परीक्षणों को 2.2 में लिखें। इन प्रयोग करने के लिए आपको एक आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। देखिए, टीआरई 1 और 2 में जिस तरह टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा गया था और आगे भी पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए किस चीज़ की जरूरत है, तो हम बताएंगे कि आयोडीन, कॉपर सल्फेट तथा कास्टिक सोडा विलयनों की आवश्यकता होती है। इन परीक्षणों को पके हुए भोजन तथा कच्ची सामग्री पर करें। इन परीक्षणों से प्राप्त परीक्षणों को सारणी 2.2 में दर्शाए गए तरीके से लिख सकते हैं। इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थ दर्शाए गए हैं। अपना परीक्षण इन पर या अन्य किसी उपलब्ध खाद्य पदार्थ पर कर सकते हैं। इन परीक्षणों को सावधानी से कीजिए और किसी भी रसायन को खाने या चखने का प्रयास मत कीजिए।
यदि आवश्यक विलयन तत्काल उपलब्ध नहीं हो तो आपके अध्यापक निम्न विधि से उन्हें तैयार कर सकते हैं। बिना किसी की निगरानी में आप स्वयं से परीक्षण ना करें। आइए विभिन्न खाद्य पदार्थों को जांच करके देखें कि किसमें कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। कार्बोहाइड्रेट कई प्रकार के होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा के रूप में होते हैं। देखिए बीपीएससी ट्री में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे कि मंड तथा शर्करा के रूप में हमारे भोजन में पाए जाने वाले कार्बोहाइड्रेट होते हैं। आयोडीन का तनु विलयन बनाने के लिए जल से आधी भरी परखनली में कुछ बूंद टिंचर आयोडीन को मिला दीजिए। कॉपर सल्फेट विलयन में 100 मिलीलीटर जल में 2 ग्राम कॉपर सल्फेट घोलने से बन जाता है। 100 मिलीलीटर जल में गर्म कास्टिक सोडा घोलने से हम अभीष्ट कास्टिक सोडा विलयन मिल जाएगा। यदि किसी खाद्य पदार्थ में मंड है तो हम इसका आसानी से परीक्षण कर सकते हैं। मंड के लिए परीक्षण इसमें बताया गया है कि परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें तनु आयोडीन विलयन का 2 या 3 बूंद डालिए। खाद्य पदार्थ के रंग में परिवर्तन होने को देखिए। क्या यह नीला या काला हो गया है? यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मंड की उपस्थिति किस रंग के कारण हम बता सकते हैं, तो काला और लाल रंग, नीला और काला रंग मंड की उपस्थिति दर्शाता है। मंड किस में पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट में मंड की उपस्थिति होती है। मंड और शर्करा कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित रहता है। इस परीक्षण को किसी अन्य खाद्य पदार्थ के साथ दोहराइए और जांच कीजिए किसमें मंड है। प्रोटीन के लिए परीक्षण, हम मंड और शर्करा का परीक्षण कर ले, प्रोटीन के लिए परीक्षण करेंगे। प्रोटीन को परीक्षण के लिए किसी खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा लीजिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को पीस कर या मसल कर उसके चूर्ण को डाल दें और 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह हिलाएं। और ड्रॉपर की सहायता से परख नली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन तथा 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालिए। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परख नली को रख दीजिए। आपने देखा क्या परख नली का पदार्थ बैंगनी रंग का हो गया। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। हमने देखा कि नीला और काला रंग मंड को दर्शाता है, उसी तरह बैंगनी रंग प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। अगर खाद्य पदार्थ बैंगनी रंग हो गया तो उसमें प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। अब इस परीक्षण को दूसरे खाद्य पदार्थ के साथ दोहरा सकते हैं। वसा के लिए परीक्षण, मंड और प्रोटीन का हमने परीक्षण कर दिया। मंड में काला और नीला रंग दिखाई देता है और वही प्रोटीन जहाँ होता है वहाँ पर बैंगनी रंग दिखाई देता है। अब वसा का परीक्षण करते हैं। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। इसमें एक कागज टुकड़े में लपेट कर कुटिए। ध्यान रखें खाद्य पदार्थ की उपस्थिति पोषक है इसमें। किसमें? देखिए, कच्चा आलू में मंड होता है, दूध में प्रोटीन होता है, मूंगफली में वसा होता है। कागज फट जाए या कागज सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक, क्या इस पर तेल के धब्बे हैं? कागज को किसी प्रकाश के सामने लें। क्या कोई धब्बे से होकर आने वाले धुंधला प्रकाश दिखाई देता है? कागज पर तेल का धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। वसा की उपस्थिति कैसे पड़ेगा? अगर कागज में तेल का धब्बा लग गया है तो वह उसमें वसा है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए और कुछ समय के लिए कागज को सुखा दीजिए, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो सूख जाएगा। इसके बाद यदि कागज पर तेल का कोई धब्बा ना रहे तो यह पता चलता है कि खाद्य पदार्थ में वसा उपस्थित नहीं है। यह परीक्षण क्या दर्शाता है? क्या वसा, प्रोटीन तथा मंड उन सभी खाद्य पदार्थों में उपस्थित हैं जिनका परीक्षण किया है? क्या एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं? क्या अपने कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो? हमने 3 पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के लिए खाद्य पदार्थों का परीक्षण किया तथा विटामिन तथा खनिज लवण जैसे अन्य पोषक भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थ में उपस्थित रहते हैं। इन सभी पोषक को हम क्यों आवश्यकता होती है?
विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछता है कि कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलता है। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आप किसी भी एग्ज़ाम को देंगे तो उसमें ज़रूर आपको मदद और सहायता मिलती है। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता में यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बता रहा है कि वसा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट में हमें कम ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा दोनों से मिलती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन का ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से ऊर्जा हमें मिलती है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत है: शकरकंद, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, चावल, बाजरा, गेहूँ, इन सभी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित होती है। वही वसा, देखिए वसा में मूंगफली, गिरी, तिल, इन सभी चीज़ों में वसा के पादप स्रोत और जंतु स्रोत दोनों से प्राप्त किया जाता है। विटामिन ए, विटामिन बी के, ये विटामिन ए के स्रोत है। विटामिन बी के यकृत, ये सब विटामिन बी के स्रोत हैं। प्रोटीन, सोयाबीन, ये सब प्रोटीन के कुछ स्रोत हैं। दूध, अंडा, पनीर, मछली, मांस, ये सब प्रोटीन का स्रोत है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। अब देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है, हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है कि प्रोटीन से हमें हमारे शरीर की वृद्धि के लिए क्या आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीरवर्धक भोजन भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शरीरवर्धक भोजन किसे कहते हैं, तो प्रोटीन को कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन रोग से हमारे शरीर की रक्षा करते हुए विटामिन हमारी आँखें, अस्थियां, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के, जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, बी और सी, डी नाम से भी जाना जाता है। विटामिन तथा के नाम से भी जाना। विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन ए के समूह को जैसे B1, B2, B3, B4 हो गया, इन सबको बी का कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारे त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन ये आया हुआ है कि त्वचा के, आँखों के लिए कौन सी विटामिन की ज़रूरत है, तो विटामिन ए। शरीर कीटाणुओं से, रोगों से लड़ने के लिए किस विटामिन की ज़रूरत होती है, तो विटामिन सी। विटामिन डी हमारी वस्तुओं और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विटामिन से भरपूर भोजन दिखाए गए हैं। देखिए, हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों को कुछ स्रोत है जो आपको दर्शाया गया है। अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। देखिए, यहाँ पर अधिकांश खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक होते हैं। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषक की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक से अधिक होती है। सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है, तो चावल में। कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल, सब्जियां। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करता है, फिर भी यह हमारे भोजन की आवश्यक अपव्यय और इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करता है। जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र तथा पसीने से शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है।
सामान्यतः हमारे शरीर के जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होती है जिन्हें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध, चाय आदि। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी की प्रयोग किया जाता है। ये क्रियाकलाप है। अब क्रियाकलाप देखिए। एक टमाटर तथा नींबू जैसे कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काटना है। ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं जिसमें जल पाया जाता है। संतुलित आहार। संतुलित आहार हमारे सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई भी पोषक तत्व न आवश्यकता से अधिक हो और न ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में वृक्षांश तथा जल भी होना चाहिए। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। क्या आप सोचते हैं कि प्रत्येक आयु के वर्गों को लोगों को एक ही प्रकार के आहार की आवश्यकता होती है? क्या आप यह भी सोचते हैं कि हमारे संतुलित आहार हमारे शरीर कार्य पर निर्भर करता है? एक सप्ताह की अवधि में जो भी खाते हैं उसका एक चार्ट तैयार कीजिए और जांच कीजिए। इसमें कोई भी ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपके परीक्षा के लिए उपयोगी है। आइए आगे पढ़ते हैं। दाल, मूंगफली, सोयाबीन, अंकुरित बीज, किण्वित भोजन, आटे के मिश्रण, केला, पालक, गुड़, उपलब्ध सब्जियां तथा इस प्रकार के अन्य भोजन कई पोषक उपलब्ध कराते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति अल्प व्यय में भी संतुलित आहार खा सकता है। पर्याप्त नहीं है, उचित तरीके से पकाना भी चाहिए ताकि इसको पोषक तत्व तो नष्ट ना हो, वो नष्ट हो जाते हैं। क्या आप पकाते समय कुछ पोषक नष्ट हो जाते हैं? छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो यह संभव है कि उनके कुछ विटामिन नष्ट हो जाए। इसलिए हमको कभी भी छिलका हटाकर उनको नहीं धोना चाहिए। सब्जियां और फलों को त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों के बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो सकते हैं। इसलिए हमें उतना ही धोना चाहिए जिससे उनकी गंदगी निकल जा सके। हम सभी जानते हैं कि पकाने से भोजन के स्वाद बढ़ता है तथा इसे पचाने में आसानी होती है। इसके साथ साथ पकाने में कुछ पोषक तत्वों की हानि भी हो सकती है। यदि भोजन पकाने में अत्यधिक जल का उपयोग किया जाता है और बाद में उसे फेंक दिया जाता है तो कई लाभदायक प्रोटीन तथा खनिज लवण की हानि हो जाती है। पकाने में विटामिन सी आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है। क्या यह उचित नहीं होगा कि हम अपने आहार में फल और कच्ची सब्जियों को सम्मिलित करें? इसमें यही बता रहा है कि भोजन को धोने या ज़्यादा पकाने से उसके प्रोटीन की मात्रा कम हो जाती है और वो नष्ट हो जाते हैं। बूझों को यह जो कोई सोचा कि हर समय वसा युक्त खाना ही सर्वोत्तम भोजन है। एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा एक कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगी। क्या ऐसा नहीं होता? तथा उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, पूड़ी, राबड़ी, पेड़ा आदि प्रचुर वसा युक्त भोजन ही खाया और इसके अलावा कुछ नहीं खाया। बिल्कुल ऐसी नहीं करना चाहिए। हर एक चीज़ें प्रचुर मात्रा में लेनी चाहिए। ठीक था? क्या आप सोचते हैं कि वो ठीक था? निसंदेह नहीं। इतना अधिक वसा युक्त भोजन हमारे लिए देखिए, ज़्यादा वसा युक्त भोजन खाने से चर्बी बढ़ जाता है जिससे अनेकों रोग बीमारियां आ सकते हैं। यह बताया है कि बहुत हानिकारक हो सकता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक मोटापे के कारण बनती है। अभाजन्य रोग। एक व्यक्ति खाने के लिए पर्याप्त भोजन पा रहा है लेकिन कभी कभी इसके भोजन में किसी विशेष पोषक की कमी हो जाती है। यदि यह कमी लंबे अवधि तक रहती है तो वह व्यक्ति उसके अभाव से ग्रसित हो सकता है। एक या अधिक पोषक तत्वों का अभाव हमारे शरीर में रोग अथवा विकृतियां उत्पन्न कर सकता है। रोग लंबी अवधि तक पोषक कारण उन्हें अभाज्य रोग कहते हैं। अगर किसी पोषक तत्वों की कमी लगातार होती जा रही है तो अभाज्य रोग एक लंबा ग्रसित बीमारी हो जाएगा जिसे अभाज्य रोग कहते हैं। आइए अभाजन्य रोग के बारे में जानते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं, जैसे वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरे पर सूजन, बालों का रंग उड़ना, त्वचा की बीमारी और पेचिश आदि। यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार से एक लंबे समय तक
अनुपस्थित हो रहा है तो उसकी वृद्धि पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति बहुत दुबला पतला हो जाएगा, तो वह इतना दुबला हो जाएगा चलने में भी असमर्थ होगा। इसलिए बताया है कि सभी कार्बोहाइड्रेट भी और वसा भी उतनी ही मात्रा में लें जितना शरीर के लिए ज़रूरत है, ना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ना ही ज़्यादा वसा लेने की ज़रूरत है। सभी आहारजन्य रोगों की रोकथाम संतुलित आहार लेने से किया। अगर आप संतुलित आहार लेते हैं तो कोई भी रोग आपको नहीं होगा। इस अध्याय में हमने स्वयं से यह जानने की कोशिश की कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजन में इतनी अधिक विविधता पाई जाती है, होते हुए भी आहार में पोषक तत्वों का वितरण समान है। यह वितरण हमारे भोजन में आवश्यक पोषक तत्वों की उपस्थिति सुनिश्चित करता है। अब देखिए यहाँ पर विटामिन है, विटामिन के कुछ नाम है, इसको याद रखना है कि विटामिन ए से क्या होता है। क्षीणता दृष्टि, कमजोर दृष्टि, अंधेरे रात में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई बंद हो देना, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं, वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। विटामिन B1 बेरी जिसे कहते हैं दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन C स्कर्वी, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भर, इसके लिए स्कर्वी जितना भी नमकीन पदार्थ हो तो उसको लेने से विटामिन C की कमी नहीं होती। विटामिन D रिकेट्स, अस्थियों को मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन D कैल्शियम, अस्थियां और दंतच है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विटामिन C की कमी से कौन सी रोग होती है। स्कर्बिक एसिड लेने से विटामिन C की दूरी की जाती है। विटामिन D रिकेट्स होता है। आयोडीन, घेंघा, गैटर, गर्दन की ग्रंथि को फूल जाना, बच्चों में मानसिक विकार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में है। लोहे, अरक्ता, जिसे हम आयरन की कमी कहते हैं, कमजोरी हो जाती है और लोहे की आयरन की कमी से और ब्लड की कमी हो जाती है, जिसे अरक्ता कहते हैं। चैप्टर 2 आप लोग का कंप्लीट हो गया, जिसमें हम देखें कि कार्बोहाइड्रेट और वसा, प्रोटीन के बारे में बताया और विटामिन के बारे में इसमें बताया गया है। 2 ऐसे खाद्य पदार्थ का नाम लिखिए जिनके प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या केवल चावल खाने से हम अपने शरीर के पोषण तक पूरा कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। संतुलित आहार खाकर आहारजन्य रोग को रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल हाँ। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होना चाहिए? बिल्कुल। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध करने के लिए मांस पर्याप्त है? नहीं, मांस खाने से केवल शरीर को संतुलित आहार नहीं मिलेगा। इसमें अब विटामिन D के अभाव से कौन सा रोग होता है वो बताया गया है। खाली स्थान की कमी से, विटामिन B की कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन C के अभाव से मसूड़े वाला रोग होता है। हमारे भोजन में विटामिन A की कमी से रतौंधी होती है। इसी तरह से आपका सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे चैप्टर अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तीसरा चैप्टर आपका तंतु से वस्त्र तक। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सभी ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे लेकर आऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन जाए, और बेल आइकन को दबा कर रखिए। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी और हिस्ट्री का भी एक चैप्टर क्लास 6 से 12 तक ऐसे ही पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको बताते चलें, ताकि TRE 4 में आपको भरपूर मदद मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।